आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। खास तौर पर आज जहां ज्यादातर यूथ रील्स की दुनिया में व्यस्त हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इनकी बायोग्राफी के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम जानते हैं उस नौजवान की कहानी। एक ऐसा नौजवान जिसने एक लंबी आरामदायक जिंदगी को ठोकर मारकर क्रांति और बलिदान का रास्ता चुना। आखिर क्यों और कैसे वो आजादी की लड़ाई का सबसे चमकता सितारा बन गया, आइए समझते हैं। तो देखिए, किसी भी क्रांतिकारी को अगर समझना है तो सबसे पहले उस दुनिया को, उस माहौल को समझना होगा जिसने उसे बनाया। भगत सिंह का जन्म आप समझिए एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां क्रांति तो विरासत में मिली थी। उनके पिता, उनके चाचा दोनों ही गदर पार्टी के सदस्य थे, जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का विरोध करना तो उनके खून में ही था। देखिए, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ तब आया जब सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग की वो खून से सनी मिट्टी देखी। उस नरसंहार ने, उस भयानक घटना ने उन्हें गांधी जी के अहिंसक रास्ते से हटा दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज़ादी के लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र रास्ता है। तो अब सिर्फ सोचने से तो बात बननी नहीं थी, है ना। भगत सिंह ने अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए कमर कस ली। उन्होंने संगठन बनाना और एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को एक बिल्कुल नया रूप दिया। और ये सिर्फ नाम नहीं थे, नहीं, ये वो मंच थे जहां चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी एक साथ आए और यहीं पर आजादी की लड़ाई की सबसे साहसिक योजनाएं बनी। जेपी सॉन्डर्स की हत्या, ये सिर्फ लाला लाजपत राय की मौत का बदला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रिटिश राज की अजेय मानी जाने वाली सत्ता पर एक सीधा हमला था, एक ऐलान था कि अब क्रांतिकारियों का खून नहीं बहेगा और हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन वो एक काम जिसने भगत सिंह को पूरे देश में घर घर तक पहुंचा दिया, वो था उनका सबसे साहसिक और सबसे सोचा समझा कदम, सेंट्रल असेंबली में बमबारी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमला किसी को मारने के लिए नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उनका असली मकसद बम फेंकना था ही नहीं, बल्कि गिरफ्तार होना था। क्यों? ताकि वो अदालत को अपनी आवाज, अपने विचार पूरे देश तक पहुंचाने का एक मंच बना सकें। उनका मकसद क्या था? खैर, उनके ही शब्दों में बिल्कुल साफ था, बहरों को सुनाने के लिए। वो चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत, जो आम लोगों की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी, वो इस धमाके की गूंज से जागे और उनके संदेश को सुनने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, इसी दौरान उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। वैसे ये नारा पहले से मौजूद था, लेकिन ये भगत सिंह की ही आवाज थी जिसने इसे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे शक्तिशाली हथियार और पहचान बना दिया। तो अब वो जेल में थे। यहां शारीरिक लड़ाई तो एक तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन असली लड़ाई यानी बौद्धिक और वैचारिक संघर्ष अब और भी तेज हो गया। जेल पहुंचकर उन्होंने देखा कि भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच कितना भेदभाव हो रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ बेहतर खाने या अच्छे कपड़ों की नहीं थी, नहीं, ये लड़ाई थी सम्मान की। इसीलिए उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि उन्हें अपराधी नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी माना जाए। और ये भूख हड़ताल कितने दिन चली? 1-2 दिन नहीं, पूरे 116 दिन, 116 डेज। ये उनकी इच्छा शक्ति का एक ऐसा प्रमाण था जिसने सिर्फ जेल की दीवारों के बाहर पूरे देश को ही नहीं हिलाया, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को भी चिंता में डाल दिया। सोचिए, जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद उनका दिमाग और उनकी कलम पूरी तरह आजाद थी। और इसी दौरान उन्होंने अपना वो प्रसिद्ध निबंध लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, जो आज भी उनके तर्कवादी और गहरे समाजवादी विचारों का एक बहुत मजबूत दस्तावेज माना जाता है। ये एक लाइन ये उनके पूरे नजरिए को साफ कर देती है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों के दिए हुए अपराधी के टैग को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मैं एक युद्धबंदी हूं, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो एक आजाद देश के लिए लड़ रहा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं उनके छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन के अंतिम और दुखद अध्याय की ओर। और फिर वो दिन आया 23 मार्च 1931, जब महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
भगत सिंह की विरासत, वो आज भी जिंदा है, एक ऐसे निडर नायक के रूप में जो ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। लेकिन हाँ, उनकी विरासत जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स है। वो हमें आज भी इस बात पर सोचने और बहस करने के लिए मजबूर करती है कि क्रांति और न्याय के लिए कौन से रास्ते अपनाए जाने चाहिए। और आखिर में उनका जीवन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि आज के दौर में, हमारे समय में भगत सिंह की क्रांति के विचार का आखिर क्या मतलब है।